हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल टेली क्लासरूम पे एक नया वीडियो जो कि फैक्टराइजेशन के पिछले वीडियो से जस्ट आगे का वीडियो है और आईसीएसई क्लास 10th के लिए ये वीडियो है बेटा, वो लेके हाजिर हूँ आपके सामने। तो हम लोगों ने जो है फैक्टराइजेशन टॉपिक जो आईसीएसई क्लास 10th में है उसका बेसिक तो हमने कल मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था, वो पार्ट 1 की तरफ से है। अब ये पार्ट 2 है, ठीक है। इसको मैं जो है पार्ट 2 भी लिख दे रहा हूं क्योंकि उसमें काफी कुछ पॉलिनोमियल की बेसिक भी थी। अब आपका पार्ट 2 ये है। तो इस वीडियो में हम आगे पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हमने उसमें जीरो पॉलिनोमियल तक को जो है आपको समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। अब आज हम लोग जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे, ठीक है। फिर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम देखेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं उनको देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। तो जो भी चीज इसमें हम आपको यहाँ पे लिखते हैं वो सब चीजें आप लिखिएगा और उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा जो है आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप समझ के रखिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे इस बार। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस जो टॉपिक है आपका उसको आपने केयरफुली जोड़ दे के उसकी थ्योरी को समझाओ। जोड़ देने का मतलब ये कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आए हैं थ्योरी में रिलेटेड कॉन्सेप्ट में, तो वहां पे कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिसको आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साइंस मैथ की चीजें टेक्निकल वर्ड से जो है चलती हैं, जिसमें जो वर्ड यूज होते हैं किसी रूल्स में या किसी भी चीज में, साइंस और मैथ में, तो उन वर्ड्स की अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक लिमिट होती है। हर जगह ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि टेक्निकली उसको हमें समझना रहता है, तो हमें फिर जिससे आगे चल के कोई मिस्टेक हम न कर पाए और उसको उसी सेंस में यूज करें, समझें। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। हम बीच बीच में उस चीज पे आपको याद भी दिलाएंगे कि देखिए यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन का सेकेंड वीडियो, पार्ट 2। तो एक बार फिर से हम लोग पॉलिनोमियल लिख लेंगे। और फैक्टराइजेशन यहाँ पे दरअसल आप आगे चैप्टर का नाम और उसमें जो कंटेंट है आईसीएसई में वो थोड़ा सा आप लोग को लगता होगा अटपटा सा। तो फैक्टराइजेशन टॉपिक दिया गया है, एमएल अग्रवाल बुक में ऐसा मतलब मेंशन किया गया है और हमारे समझ से सारे बुक में ऐसा ही है। तो और उसमें जो है पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन का ही है, तो इसीलिए पॉलिनोमियल को ही इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है और उसके फैक्टराइजेशन में फिर रिमाइंडर, फैक्टर थ्योरम, इन सब की हेल्प लेनी है, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बता ही दिया था कि वेरिएबल की पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग करते हैं और इसमें जो है ये चीज हम लोग ध्यान रखते हैं कि आपका जो a0 है डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल हम लोग नहीं लेते हैं। अगर a0 0 के इक्वल नहीं है, ये कोफिशिएंट है x की पावर n का, अगर ये 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता है, तो ये जो पॉलिनोमियल लिखा गया है ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है और n डिग्री वाला है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? n, ये n। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर यही है और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ये टर्म 0 हो नहीं सकता क्योंकि a0 हम 0 ले नहीं सकते, वहां पे कंडीशन लगी हुई है।
तो ये nth डिग्री वाला पॉलिनोमियल है x वेरिएबल के साथ, ठीक है। अब हमने आपको जीरो पॉलिनोमियल की बात की थी कि जीरो पॉलिनोमियल दरअसल जीरो ही होता है, जीरो को ही हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसे हमने आपको लिख के बताया था कि ये जो है जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब हम लोग जो अगला देखेंगे, और ये सारी चीजें बता दी थी कि जीरो पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नाम से है क्लियर कि आपको पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल मिलने जा रहा है, ठीक है। पॉलिनोमियल आपका जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा। आप जानते हैं, आप जितने नंबर्स पढ़ते हैं सब एक कांस्टेंट है, ठीक है, सारे जो है एक कांस्टेंट होते हैं। तो मतलब आपका कोई पॉलिनोमियल मिलने जा रहा है कुछ इस तरह से, जैसे px इज इक्वल टू 5 तो एक कांस्टेंट नंबर है। मान लीजिए py इज इक्वल टू -2, ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होता है, लेकिन इसको डिफाइन किया गया है जो, उसको हमें ध्यान देना है कि ये कैसे मिलेगा। अब आप देखिए, आपको प्योर कांस्टेंट नंबर चाहिए, px के इक्वल या py या pz या fx कह लो, जैसा भी कहो। हमने आपसे कहा था कि जो है कोई जरूर है कि p यूज करें, आप f यूज कर सकते हैं, वेरिएबल जरूरी है कि x ही यूज हो, आप y यूज कर सकते हो। आपकी बुक में आपके क्वेश्चन में जो भी रहेगा वो आप इस तरह का पैटर्न रहेगा, तो आप समझ लीजिए वो पॉलिनोमियल है। तो ये जो है प्योर नंबर है, प्योर कांस्टेंट है। अगर आप अपने पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी कहां पे? दरअसल कांस्टेंट वैल्यू ये है, इसी को हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं बेटा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि x की पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है, आपने इंडिसेस में पढ़ रखा है, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? an इंटू 1, x की पावर 0 को 1 लिखा, y होता है यहाँ पे वेरिएबल, तो y की पावर 0 होती है, वो भी 1 होता है। क्योंकि किसी भी बेस पे पावर 0 है, किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, चाहे x के ऊपर 0 हो, चाहे y के ऊपर 0 हो, चाहे 5 के ऊपर 0 हो, तो वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे x की पावर 0 ही आएगा लास्ट में, तो ये 1 हो जाएगा। ये an कोई नंबर है, रियल नंबर है। हमने आपको बताया था ये सब कोफिशिएंट क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो an जो है रियल नंबर है, तो रियल नंबर इंटू 1 जो है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा an, और an क्या है? ये एक कांस्टेंट ही है, ठीक है ना। तो आपको कांस्टेंट मिल कहां रहा है? इससे मिल रहा है। बाकी सब जगह तो x की कुछ न कुछ पावर है 0 से हटके होल नंबर में, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से। लेकिन इसी में हमारे वेरिएबल की पावर 0 है, उसकी पावर 0 होते ही वहां पे 1 आ जाएगा, प्योर एक कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे समझ से समझ गए होंगे कि आपका ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है px, दरअसल वो यही है। क्यों है? क्योंकि इसी से एक कांस्टेंट नंबर आपको मिलता है, ठीक है। तो अगर हमारा पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल यही होने जा रहा है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? तो आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। अब इससे बड़ी पावर तो हो नहीं सकती, नहीं तो कांस्टेंट ही नहीं रह जाएगा, एक्स की कुछ न कुछ पावर अगर आ गई तो यही पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे तो हमारे वेरिएबल की पावर 0 है, इसीलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। और यही कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसी से हमें कांस्टेंट मिलता ही है। बाकी समय वेरिएबल की कुछ न कुछ पावर रहेगी तो साथ में वेरिएबल रहेगा, तो प्योर कांस्टेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात इतनी हमारे समझ से आपको समझ में आ गई होगी, तो आप जो है वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें बेटा नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो अब हम इसको जो है डिफाइन कर देते हैं। ये सब अपना कॉपी में आप लोग बना लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया नोट? चलिए अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल को लिख लीजिए। इफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज zero, then the polynomial is known as constant polynomial। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज जीरो। तो आपको यहां से ये भी आ गया कि कोई पूछे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है तो जीरो होती है। क्लियर है? तो अलग से भी इसको आप देख सकते हैं, ऐसे अंडरलाइन रखें, ध्यान रखें कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है। तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देयरफॉर मान लो पॉलिनोमियल px से रिप्रेजेंट किया गया, तो px इज इक्वल टू हम वही ले सकते हैं, आपको कांस्टेंट नंबर मिल जाएगा। दिस इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल यही है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो मैं इसको लिख के यहां पे दिखा दे रहा हूं। a कोई कांस्टेंट है और x की पावर कर दीजिए जीरो, ठीक है। अब चूंकि आपके बुक में अक्सर px इज इक्वल टू सी करके, c एक नंबर है, जैसे ये एक नंबर है, कांस्टेंट है, वैसे ही c फॉर कांस्टेंट, तो इसीलिए c को ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ उससे अलग नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, अक्सर px इज इक्वल टू सी दे देते हैं और कह देते हैं c एक कांस्टेंट है, देयरफॉर px इज इक्वल टू c इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो c क्या है? एक प्योर नंबर है, कांस्टेंट है, जैसे an एक प्योर नंबर है, कांस्टेंट है, ठीक है। हमने इसी पैटर्न के हिसाब से बता दिया, और बुक में अक्सर उसको c से लिख देते हैं क्योंकि c फॉर कांस्टेंट भी होता है, इसलिए। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो दरअसल इसको आप a लिख सकते हैं, ठीक है। तो px इज इक्वल टू a, ये एक कांस्टेंट है, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक। या इसी को बुकों में दिया हुआ है px इज इक्वल टू c, और c क्या है? कांस्टेंट है, ये, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जो है जैसे px इज इक्वल टू 5, या मान लो fy करके आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3/2, ऐसे एक्सेट्रा। मतलब जो भी पॉलिनोमियल है एक प्योर नंबर के इक्वल है, वो नंबर तो कांस्टेंट होगा भाई। 3/2 जहां भी लिखोगे आपको पता है 3/2 मतलब 1.5 होता है, वो फिक्स है ना, वो तो चेंज नहीं होगा कि किसी इक्वेशन में 3/2 जो है 1.5 की जगह कुछ दूसरा हो जाएगा, वो ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जीरो होती है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड है, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल प्योर जीरो के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। तो इतना वीडियो पॉज करके नोट करिए, तो हम इसको और कंक्लूजन इसका बना के लिखते हैं। तो चलिए आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरह से आपने देखा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, अगर मैं सी ही लिखूं जैसा कि बुकों में अक्सर लिखा रहता है, ये एक प्योर नंबर है, तो यहां पे हम ये कहेंगे सी नॉट इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जहां सी कोई भी रियल नंबर है 0 को छोड़ के। सी को कि मैं लिख दे रहा हूं, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और कैसा रियल नंबर है? नॉन जीरो। तो दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल is a non-zero polynomial, non-zero constant polynomial मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हमने आपको एग्जाम्पल लिख दिया था, px इज इक्वल टू 5, px इज इक्वल टू -1/2, ऐसे कुछ ढेर सारे रियल नंबर आप px इज इक्वल टू सारे रियल नंबर लिखते जाइए, ढेर सारे बन जाए। तो ये आप समझ गए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। इसको नोट कर लें आप लोग फटाफट। तो मैं रब कर दूं अब। चलिए, आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। तो आपको बस यही याद रखिए, और इसकी डिग्री 0 होती है, ये याद रखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। 0 के इक्वल px को कर दोगे तब तो वो 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ध्यान देना है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0। मैंने डेफिनेशन में लिखा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल होता है। px के इक्वल कोई भी रियल नंबर लिख दो, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा। डिग्री 0 हो गई। सी की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन 0 नहीं ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब जो है हम लोग पढ़ लेते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। देखिए बेटा, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ेंगे, तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल होते हैं, उनको जब हम इक्वल साइन के साथ, 0 के साथ इक्वल कर देंगे, तब वो जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो 0 पॉलिनोमियल नहीं है, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि बहुत लोग उसको सोचेंगे कि 0 के इक्वल कर दिया तो वो जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए। px इज इक्वल टू 0। अब यहां px इज इक्वल टू 0 तो हम लोग 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन यहां पे दरअसल px जो है ये है, मतलब वेरिएबल को रखना ही रखना है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन का मतलब ये है
किसी अननोन को फाइंड करना, किसी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। तो वेरिएबल एक्स को तो रहना ही रहना है, ठीक है ना। तो वेरिएबल एक्स को, क्योंकि ये जीरो पॉलिनोमियल में तो सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाते हैं, तो कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये पी एक्स जो है वो जीरो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है अगर इक्वल टू जीरो कर दिया। दरअसल हम यूं कहें, ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, मतलब a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डैश डैश लास्ट में an x की पावर 0 इक्वल टू मैं 0 कर दूं तो इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन in variable x with degree of degree n, या with degree n, ठीक है। देखो गौरव बुला रहे, ठीक है, with degree n। तो ये n डिग्री वाला पॉलिनोमियल इक्वेशन है। वेरिएबल इसमें क्या यूज किया गया है, x, ठीक है ना। ये क्या है, n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन, n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ वेरिएबल x, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगता होगा कि इतना बड़ा इक्वेशन कैसे हम लोग करेंगे। तो दरअसल हम लोग जो यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक हम लोग जाते हैं, बहुत हुआ तो क्यूबिक इक्वेशन तक गए, और मैक्सिमम फिर हम बाई क्वाड्रेटिक तक जाते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक को भी हम लोग क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत हमें नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी मैक्सिमम डिग्री 4 तक ही जाती है। 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को भी अक्सर हम लोग क्वाड्रेटिक वाले पॉलिनोमियल में ब्रेक कर लेते हैं, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हम लोगों ने सीख लिया है। तो इसीलिए अभी आपको इससे और डरने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हर इक्वेशन का अपना एक सिस्टम होता है, अपना ग्राफ होता है, उसका अपना फिजिकल मीनिंग होता है। तो इसीलिए पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आप समझे इसको, ठीक है बेटा। तो आप देखेंगे आगे चल के बड़ी क्लासेस में 11th 12th में भी थोड़ा सा आप समझेंगे कि हर पॉलिनोमियल का अपना ग्राफ होता है डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उसकी अपनी फिजिकल मीनिंग होती है, ठीक है। तो मैथ की चीजें जो ऐसी सिंपल सी लग रही हैं, उनका मेन तो मकसद यही है कि पहले आपको अभी हाई स्कूल लेवल तक इनसे इंट्रोड्यूस करा दिया जाए कि आप इनको जान लें, समझ लें, इनको सॉल्विंग का बेसिक तरीका क्या है, एक आइडिया हो जाए आपको, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करें, फिर हम जो है आगे आपको बताते हैं। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। इसमें थोड़ा सा आगे और कुछ अच्छा एग्जाम्पल भी आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए एक पॉलिनोमियल पी एक्स हम लोगों ने लिया, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगी, तो देयरफॉर पॉलिनोमियल बहुत नीचे हो जाता है तो लिखने में प्रॉब्लम। देयरफॉर पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा आपका पी एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वलिटी हम ले आ लेते हैं, इसमें अभी इक्वलिटी नहीं दिखा है, इक्वल टू हमने कुछ नहीं किया। ये जो इक्वल लगा वो तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इक्वल लगाया है, ठीक है। दरअसल पॉलिनोमियल केवल एग्जैक्ट यही है, इसमें इक्वल टू जैसे अभी कोई चीज नहीं है। ये जो पी एक्स है, ये तो पॉलिनोमियल को हम सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए कि पॉलिनोमियल एक्स के टर्म्स में ये है, ठीक है।
अब अगर इस पॉलिनोमियल को हम px को, मतलब px मींस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वल के साथ, इक्वलिटी के साथ लिंक कर दे तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती है। मतलब इक्वलिटी का साइन आ जाए इस एक्सप्रेशन के लिए, और वो भी जीरो के साथ हम करते हैं, मान लेते हैं कि उस साइड में सब कुछ जीरो है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हुआ। अब px क्या है, दरअसल ये है, तो हम लिख सकते हैं इसको 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो है एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन विथ वेरिएबल x एंड ऑफ डिग्री 2 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ये क्या है, इट इज द 2 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द 2 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, 2 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये पॉलिनोमियल है, ध्यान रखिएगा आप लोग, स्पेलिंग तो आप लोग को पता है। तो इट इज द 2 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी, या 2 डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देंगे तो क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ डिग्री 3। तो आप जो है इस तरह से लीनियर पॉलिनोमियल को अगर जीरो के इक्वल कर देंगे तो लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप लीनियर पॉलिनोमियल का भी एग्जांपल लिख सकते हैं। आपने एक पॉलिनोमियल लिया जैसे 3x प्लस 5, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री 1 होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, हमने आपको पढ़ाया है। इसको जीरो के इक्वल कर दिए तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया, और लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 1 होती है तो डिग्री 1 है इसकी। ठीक है, हम 1 वेरिएबल के ही पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, चाहे x यूज करो, चाहे y यूज करो, चाहे z यूज करो, लेकिन यूज एक ही वेरिएबल करना है। ऐसा नहीं कि एक ही वेरिएबल हो सकते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों की कोर्स में 1 वेरिएबल का ही है, इसलिए आपको जो है एक ही वेरिएबल यूज करना है। अब एक ही वेरिएबल से मतलब ये कंफ्यूज मत हो जाएगी, मतलब यहाँ x के अलावा y नहीं हो सकता, y हो सकता है। जैसे मैं एक ये ले लूं, अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मैं लिख लूं, ये एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 हो गया, एक एग्जांपल 3 मैं लिख दे। चलिए 5y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इट इज द 3 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, 3 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ वेरिएबल y। ठीक है ना, तो y यूज कर, लेकिन है तो y ना, y के साथ x भी तो नहीं है, 2 वेरिएबल तो नहीं हुए ना। तो इस तरह से बेटा आप लोग जो है कोई भी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देंगे तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम लोगों को जो पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, जिनको फैक्टराइज करना पड़ेगा, जनरली एक तो लीनियर ही रहेगा तो वो लीनियर फैक्टर ही रहेगा, और उसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी वेरिएबल होगा इसको निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक तक जाते हैं, उससे ज्यादा की पावर के साथ हम लोग नहीं जाते हैं अभी आपको लेवल में। ठीक है, इसलिए कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये सब सिंपल सी चीजें होती हैं, आगे हम लोग जो है इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन समझ गए, किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दीजिए तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाता है। ये पॉलिनोमियल है, जीरो के इक्वल कर दिया तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया। जो एग्जांपल से ये एक पॉलिनोमियल लिया, देखो ये पॉलिनोमियल है, इसको जीरो के इक्वल जब कर दिया ये, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया विथ डिग्री 2 एंड वेरिएबल x। इसी तरह से लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, ढेर सारा आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग जो है अगला टॉपिक, इस पे मतलब पॉलिनोमियल में आगे क्या है, इक्वलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स। 2 पॉलिनोमियल दिए हैं, तो अगर वो इक्वल हैं तो क्या हो सकता है, किस कंडीशन में इक्वल होंगे। ठीक है,
तो हम इसको लिखेंगे, हेडिंग आपकी जो हो जाएगी इक्वलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए, मतलब इक्वलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब पॉलिनोमियल को हम, अगर दो पॉलिनोमियल कहा गया इक्वल हैं तो किस कंडीशन में इक्वल होंगे। जब दो पॉलिनोमियल इक्वल हो जाएंगे तो हम उससे और क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो इफ px is a polynomial with degree n and fx ले लो, and fx is also a polynomial with degree m, then px is equal to fx. Then this is equal to this only if. इस आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ हम लोग पढ़ते हैं। आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ। इफ n is equal to m, that is their degrees are सेम, दोनों की डिग्री सेम है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी चीज इसको हम ऐसे कर सकते हैं, आपको पहले इन px और fx पॉलिनोमियल को लिख भी दूं जिससे आपको क्लियर रहे। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, px जो पॉलिनोमियल है वो तो यही है a0x की पावर n प्लस a1x की पावर n माइनस 1 प्लस डैश डैश लास्ट में an x की पावर 0। अब ये 0 नहीं आपको पता है, इसी तरह से जो है fx पॉलिनोमियल, इसको मैं कोफिशिएंट इसके b से रिप्रेजेंट करूं तो ये आपका जो है ये हो जाएगा bn x की पावर 0। देखिए बेटा, ये जो हमने px और fx लिया है ये है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो डिग्री है अभी मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये m है दरअसल, और ये जो है आपका m माइनस 1, और यहाँ पे भी आप bm कर दें, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल है, px और fx अगर इक्वल है, कहा गया कि ये इक्वल है, तो इनकी इक्वलिटी तभी पॉसिबल है जब इनकी डिग्री सेम हो। मतलब अगर n की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे भी m की वैल्यू भी 5 ही होनी चाहिए। दोनों 5th डिग्री वाले पॉलिनोमियल होने चाहिए। एक शर्त हो गई, एक कंडीशन हो गई। दूसरी चीज, हम यूं कहें कि इनके जो कोफिशिएंट है ai इज इक्वल टू
bi, that is their corresponding coefficients are same, that is their corresponding coefficients are same, are इक्वल या सेम, जो भी कहें। ये जो आई रिप्रेजेंट कर रहा है, आई की वैल्यू देखिए 0 से लेके n तक जाएगी, ठीक है। और n और m इक्वल हो गया, दूसरे में i की वैल्यू 0 से m तक जाएगी, लेकिन n और m इक्वल हो गया, ठीक है। तो जो i है, i क्या है, वो 0 से लेके 0, 1, 2 ये n या m, ठीक है, यहां तक जाएगी। तो i की वैल्यू अगर 0 लिया तो a0 b0, मतलब a0 ये a0 b0 इन कोफिशिएंट की बात हो रही है। जब i की वैल्यू 1 आपने लिया तो a1 b1, ठीक है, तो इन कोफिशिएंट्स की बात हो रही है। जब i की वैल्यू आपने 2 लिया, मतलब i होल नंबर है n तक, या ऑब्लिक का मतलब ये नहीं कि अपॉन है, ये मतलब ये i की वैल्यू 0 से लेके n या 0 से लेके m तक जाएगी, लेकिन n और m सेम है। ये तो अलग अलग थोड़ा दिखाने के लिए यूज किया गया है n और m, लेकिन अगर इक्वल पॉलिनोमियल है तो सेम डिग्री के होंगे, तो n और m की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो जब i की वैल्यू 2 देंगे तो ये a2 और b2 हो जाएगा, मतलब इसके बाद जो है a2 और b2 वाले टर्म आएंगे। तो इनके ये क्या है, कोफिशिएंट है, तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। जैसे सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट a1 है और यहाँ सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट b1 है, तो दोनों के सेकेंड टर्म लेंगे तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स हो गए, तो ये कोफिशिएंट सेम होने, मतलब a1 b1 की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए। दो पॉलिनोमियल अगर इक्वल दिए गए, भले एक को px से एक को fx से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, लेकिन अगर वो इक्वल पॉलिनोमियल है तो उनकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग टर्म्स के कोफिशिएंट भी सेम होने चाहिए। ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी जो है दोनों पॉलिनोमियल इक्वल हो सकते हैं, उनकी इक्वलिटी हो सकती है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लें, वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें। मैं इसके बाद इसके एग्जाम्पल लेके भी दिखा दे रहा हूं। ठीक है, नोट हो गया। चलिए अब मैं जो है एग्जाम्पल ले लेता हूं उस पर। इफ px एंड fx are two equal polynomial, then find the value of a। तो ये कुछ ऐसे है, px सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है, देखिए इन्होंने कहा है ये दोनों पॉलिनोमियल क्या है, px एंड fx आर टू इक्वल पॉलिनोमियल। इक्वल पॉलिनोमियल है,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है। तो देख लीजिए ये इक्वल पॉलिनोमियल है, px और fx इक्वल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग, तो इनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। देखिए थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई, ये भी 3 है, डिग्री सेम तभी होगी, इसको साफ सुथरा लिख दो। तो देख लीजिए हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर 3 है वेरिएबल की, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 3 है वेरिएबल की, तो डिग्री तो 3 हो गई। तो एक तो कंडीशन पूरी हो गई, अगर दो पॉलिनोमियल इक्वल होते हैं तो क्या होता है, उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए, तो डिग्री तो सेम हो गई। अब जो है दूसरे इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स के कोफिशिएंट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो देख लीजिए इधर तो सेम है, x का यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कांस्टेंट टर्म 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सब कुछ सेम है। तो ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए, तो हम इसी से कंपेयर करके a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे सोल्यूशन में, सिंस px इज इक्वल टू fx, आप ये न भी लगाएं, यहाँ पे इक्वल करके गिवन लिख दें, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो अगर ये इक्वल है तो देयरफॉर a प्लस 1 इज इक्वल टू -3, a प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस 1 इक्वल टू -3। इक्वल पॉलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का कोफिशिएंट सेम होता है, ये a थोड़ा सा पटा सा है, a प्लस 1 इज इक्वल टू -3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a प्लस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -3, तो -3 के इक्वल कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, a हमें फाइंड करना है, तो a इक्वल टू +1 इधर आके -1 हो जाएगा, तो -3 -1 दैट इक्वल टू -4। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको क्या मिल गया, a की वैल्यू मिल गई -4। ठीक है, आप यहाँ a की वैल्यू -4 रख के देख लीजिए, -4 + 1 -3 हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो -3x² बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे रखिए a + 1 की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी, a + 1 इक्वल टू a की वैल्यू आपने क्या निकाला -4 a की प्लेस पे फिर +1 प्लस -4 से 1 -3, बड़ा नंबर ये है, माइनस में है इसलिए -3। तो अब आप यहाँ पे a + 1 को हटा के -3x² कर देंगे, तो ये माइनस में कन्वर्ट होके इसी तरह से हो जाएगा -3x², तो सब कुछ सेम हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से टू पॉलिनोमियल्स अगर इक्वल होते हैं तो हम उनकी डिग्री सेम ले लेते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स के कोफिशिएंट सेम ले लेते हैं। तो यहाँ डिग्री तो ऑलरेडी सेम दिया ही था, देख के समझ में आ गया, बस करस्पॉन्डिंग टर्म्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करके अननोन की वैल्यू फाइंड कर लिए। इसी तरह ये यहाँ पे डिग्री के साथ भी यहाँ पे दे सकते थे a + 1 और कह देते दोनों पॉलिनोमियल इक्वल है, तो जो ये डिग्री 3 है तो a + 1 भी 3 के इक्वल कर लेते, तो सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है अब करस्पॉन्डिंग टर्म्स की भी पावर्स के साथ में इसी तरह से अपना ये क्वेश्चन बना सकते हैं। ये सारी चीजें अब आप मतलब जो भी जहां पे भी वेरिएबल है, दो पॉलिनोमियल इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स में वेरिएबल की पावर भी सेम होगी, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट भी सेम होंगे, डिग्री भी सेम होगी। ये सारी चीजें आप लॉजिकली निकाल लीजिएगा अगर ये कुछ अपना ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो। ओके, तो ये आपने नोट करना है, आप नोट करिए, वीडियो पॉज करिए और मैं इसको रब करने चल रहा हूं, लेकिन आप वीडियो पॉज करके नोट करें, आपकी नोट कॉपी में सब नोट्स होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। आपको समझ में आ रहा है ना, एकदम समझ में आएगा तो फिर मजा आएगी, आप देखिएगा आपके पेपर अच्छे होंगे तो आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, चैनल का नाम है डेली क्लासरूम, तो इसीलिए चैप्टर को एकदम सिस्टमैटिक ले चल रहा हूँ कि जैसे डेली क्लासेस में आपको एक एक टॉपिक समझाया जाता होगा आपके स्कूल का, वैसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई फटाफट जो है बहुत कंपटीशन वाला जैसे वो सब होते हैं लोग, बड़े बड़े चैनल बना रखे हैं लोगों ने, वो लोग करते हैं तो कुछ मुझे ज्यादा स्टैंडर्ड के लगते हैं। इसका मतलब कि मान के चलते कि बच्चों को सब कुछ आता है, हम मान के चलते कि बच्चे जब 10th में पढ़ रहे हैं तो अभी 10th स्टैंडर्ड के हैं और उनको सारी चीज बता देंगे तो वो जान जाएंगे, तो फिर वो उनको आगे फायदा करेगा, तब वो थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। तो डेली क्लास के हिसाब से जो है हमारे डेली क्लासरूम चैनल पे आपको हम सारी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। बेटा आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और आप देखेंगे कि आपको मजा आएगा। आपको जब टॉपिक का कंसेप्ट समझ में आएगा ना,
तो फिर मैथ लगाने में मजा आएगी आपको। ठीक है, मैंने आपसे कहा हर पॉलिनोमियल का अपना इंपॉर्टेंस होता है, हर पॉलिनोमियल का अपना ग्राफ होता है, ग्राफ से उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं, मतलब उसकी अपनी फिजिकल मीनिंग है, क्योंकि जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तभी तो उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आएगा। तो वो चीजें थोड़ा सा जो है 11th-12th में आ जाती है, अभी बहुत ज्यादा नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपने पढ़ लिया है कि स्ट्रेट लाइन होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखेंगे कि जो है वो क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोलिक शेप होता है। तो हालांकि कोर्स में नहीं है, बस आपको याद रखना है भी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोलिक शेप में होता है। चलिए रब करते हैं, आप इसको नोट करिएगा। ये थ्योरी का पोर्शन जल्दी से हो जाए तो हम लोग जल्दी से जो है बुक के क्वेश्चंस लगाएंगे तो मजा आएगी। हम आपका जो है एमएल अग्रवाल से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले तो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, आईसीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको लगाएंगे, फिर जो है एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस बार है। तो एमएल अग्रवाल में भी ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, आरएस अग्रवाल में भी दिए होंगे, तो आप लोग अपनी अपनी बुक से लगाइएगा। अब हम यहाँ पे जो है एमएल अग्रवाल से लगा देंगे, कोई भी बुक से आप कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है अब मेरे पास और सारी बुक्स तो नहीं है, और कुछ मैं फिर एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन लगा दूंगा रिलेटेड टॉपिक के, क्योंकि आप ये तो ध्यान में रखें कि एनसीईआरटी की चीजें जो है, तो अभी हाई स्कूल लेवल में इतना कुछ है नहीं, दोनों में एक तरह से कुछ आगे पीछे क्लास करके सारी चीजें वही रहती हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ हम लोग उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो यहाँ पे कंसेप्ट यूज हो जाता है उस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पैटर्न बदल रहा, दुनिया चेंज हो रही, तो हम लोग को भी थोड़ा सा जो है चेंज होना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, सब करेंगे। तो अब आते हैं हम लोग जो है अगला जो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक जो है, वो आगे का टॉपिक आपका जो है हमारा ये हो गया, इक्वेशन हो गया, इक्वलिटी हो गई। तो अब क्या स्टार्ट करेंगे आगे का टॉपिक। चलिए आगे का टॉपिक तो ये हो गया आपका। अगला टॉपिक जो आपके कोर्स में है, जो हमें बताना है वो क्या है, हमारा जो है बता दूं पहले, है तो बहुत सारे, रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी है। पहले आप लोग कर लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, ऑर्डर से जो हमने देखा था बुक में, जिस ऑर्डर में था डिवीजन एल्गोरिथम। अगला टॉपिक जो है डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, देखिए ये जो है डिवीजन एल्गोरिथम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हमेशा से डिवीजन को हम लोग पढ़ते रहे हैं। तो इसको मैं आपको बताता हूं। जैसे 5 से डिवाइड किया आपने 17 को, 5 3 हो गया 15, रिमाइंडर हो गया 2। ठीक है, तो ये रिमाइंडर है, ये कोशेंट है, ये जो है डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। तो आप क्या देखते थे कि जो डिविडेंड होता था वो डिवाइजर इंटू कोशेंट, इन दोनों को क्या करते थे, मल्टीप्लाई, डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर लेते थे और फिर प्लस करते थे रिमाइंडर को, तो ये पूरा दे देता था डिविडेंड। ठीक है, मतलब डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी को जब हम पॉलिनोमियल की हेल्प से एक्सप्रेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अरिथमेटिक है, ये हम जब नंबरों की डीलिंग करते हैं तो हम जो है नंबरों के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यूज करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो है अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक में हम लोग यही पढ़ते हैं कि नंबरों को 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन से डील करते हैं। अब अगर हम एल्जेब्रिक नंबरों को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, पॉलिनोमियल्स को 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में से किसी के साथ या कंबाइंड प्रोसेस के साथ डील करते हैं, तो फिर जो है हम लोग जो है उसको उसी पैटर्न से लिखते हैं। तो हम लोग
डिवीजन एल्गोरिथम को पॉलिनोमियल के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, मतलब रहेगा यहाँ पे वही डिविडेंड, यहाँ पे वही रहेगा डिवाइजर, कोसेंट रहेगा, ये रिमाइंडर रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये प्योर नंबर है। और इस केस में अलजेब्रा के केस में इन सब जगहों पे हमारे जो है पॉलिनोमियल जो है, जो हमारा डिविडेंड है वो भी एक पॉलिनोमियल होगा, डिवाइजर भी पॉलिनोमियल होगा, कोसेंट भी पॉलिनोमियल होगा। तो कांस्टेंट नंबर भी आ सकते हैं, आपको पता है पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, और रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा आगे और करते हैं हम बात डिवीजन एल्गोरिथम की। तो यही चीज हमें जो है पॉलिनोमियल की हेल्प से एक्सप्रेस करना है, यही है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड साहब ने इसके बारे में बहुत सारी बातें की हैं, तो अब हम लोग इसको जो है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो इफ a polynomial px is divided by another polynomial gx then we get qx as a quotient and rx as a remainder। ये रिमाइंडर है। देन if a polynomial px is divided by another polynomial gx, then we get qx as a quotient and rx as a remainder। then according to division algorithm, अब नीचे जगह थोड़ा सा कम है, मैं इधर लिख रहा हूं। then according to division algorithm we can express if a polynomial px is divided, px को डिवाइड कर रहे हैं तो px क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। देन डिविडेंड px इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, gx से। डिवाइजर इनटू कोसेंट करते हैं, कोसेंट होता है qx और प्लस रिमाइंडर rx। ये है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम कुछ होता तो है नहीं, बस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये है क्या, ये है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम यही है। और इसी को डिविडेंड की प्लेस पे डिविडेंड रख दिया, डिवाइजर की प्लेस पे डिवाइडर gx, कोसेंट आपको qx मिला था, रिमाइंडर आपको rx मिला था। अब यहां दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इस एल्गोरिथम में, सब जगह होता है ऐसा, वो क्या होगा कि ये जो रिमाइंडर है ये हो सकता है पॉलिनोमियल, मतलब जीरो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हो सकता है और वेरिएबल के साथ भी पॉलिनोमियल हो सकता है। तो अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल से हटके चाहे जो भी है, मतलब ये ध्यान रखिएगा आप ये कि ये जो है इसकी जो डिग्री होगी, मतलब ये जीरो पॉलिनोमियल तो होगा नहीं, उसकी डिग्री तो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है,
तो ये जो है आपका Rx की जो डिग्री है वो किससे कम होनी चाहिए? Gx से, डिवाइजर से। तो नोट में ये ध्यान में रखना है। इसी नोट में क्या कहिए, इतना लिखने के बाद कंडीशन है ये कि डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर Gx। ठीक है। एंड दूसरी चीज ये क्या है, Gx क्या है? इट इज ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल एंड Gx इज अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल। Gx हमारा जो है जीरो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, जीरो से तो डिवाइड नहीं करेंगे हम लोग ना। तो ये आपको ध्यान में रखना बेटा। तो ये आप लोग फटाफट नोट करिए, Gx इज ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पूरी चीज लिखी जाती तो सबको पता भी होना चाहिए कि कौन क्या हो सकता है। ये नॉन जीरो मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो हो सकता है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल ये नहीं हो सकता है। इसको आप लोग नोट करें, फिर आगे बताते हैं। तो चलो बेटा, आप लोगों ने जो है ये नोट किया, तो इसकी सारी चीजें एक बार फिर से बता दूं। ये डिविडेंड है, ठीक है। ये हमारा जो है डिवाइजर है। डिवाइजर एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल होगा, आपको ये कंडीशन है, ठीक है। अगर ये लिख के दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि ये डिवीजन एल्गोरिथम को पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में ये एक्सप्रेस करता है अगर, तो आप बताओ इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं। तो कंडीशन क्या है? डिवाइजर आपका जो है नॉन जीरो पॉलिनोमियल होना चाहिए, Gx इज अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरी चीज, जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री जो है डिवाइजर से कम होगी, डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन डिग्री ऑफ Gx, ठीक है। Gx डिवाइजर है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपका रिमाइंडर तो जीरो भी आ सकता है, तो डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन डिग्री ऑफ Gx और Rx इज इक्वल टू जीरो, या तो वो रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि वो जो डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा, वो फैक्टर हो जाएगा। आपको पता है कि जैसे मैं 5 से 15 को डिवाइड करूं, 5 3 जा 15, रिमाइंडर क्या आ गया बेटा? जीरो। रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। तो जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो डिवाइजर और कोसेंट दोनों ही जो है डिविडेंड के फैक्टर कहलाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा फैक्टर क्या होता है? किसी नंबर का फैक्टर उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, ठीक है। किसी नंबर का फैक्टर, जैसे 15 का फैक्टर ये 5 और 3 है, तो इसीलिए 5 15 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, मतलब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। 3 भी 15 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो आपको क्या क्या पता चलता है? आपको दो फैक्टर तो तुरंत मिल जाते हैं डिविडेंड के। ये डिविडेंड है, इसके दो फैक्टर 5 और 3 पता चल गए। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता कि px को मैं डिवाइड करता gx से, और ये qx आपको कोसेंट मिलता, और चल के यहाँ पे रिमाइंडर जो है जीरो मिल जाता, ये Rx है, ठीक है। ये Rx जीरो मिल गया, इसका मतलब ये जो डिविडेंड है इसके दो फैक्टर तो आपको मिल गए, gx इसका एक फैक्टर हो जाएगा, qx भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बात चली है तो डिवीजन की, तो हमने आपको ये बता दिया, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के हम डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो जो Rx है या तो वो जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, और या तो फिर Rx की जो डिग्री होगी, अगर वो वेरिएबल के टर्म्स में आ गया तो Rx की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, वो डिवाइजर के डिग्री से छोटी होगी। डिग्री ऑफ Rx मतलब रिमाइंडर की डिग्री वो स्मॉलर होगी, किससे? डिवाइजर की डिग्री से। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम की सारी बातें हो गई, क्लियर रखिएगा एकदम। ये सारी चीजें आपके उसमें नोट होनी चाहिए कॉपी में, क्या क्या क्लियर रखना है। ये नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी होगी अगर
वेरिएबल के टर्म्स में होगा या कांस्टेंट के टर्म्स में होगा तो, और अगर जीरो पॉलिनोमियल होगा तब तो कोई बात नहीं, ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम आपको हमारे समझ से समझ में आ गया होगा। अब इसमें ये सारी चीजें फट से आप नोट कर लीजिए जो है, तो हम जो है आपको आगे का बताएंगे। बस इसके बाद बहुत जल्दी हम लोग जो है एक वीडियो आपको और लगेगा, ये 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो हो जाती है तो मुझे लगता है कि बच्चे बोर होंगे उस चीज को देखते देखते। तो लेकिन ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए। ठीक है, और इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम लोग रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम को कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद फटाफट हम आपके आईसीएससी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस और फिर उन पे बेस्ड कुछ जो नए टॉपिक, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तड़ातड़ लगाएंगे बेटा, खूब अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसको नोट करिए और समझ के रखिए इसको। ओके, चलिए आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। चलिए एक एग्जाम्पल भी आपको इस डिवीजन एल्गोरिथम पे समझाई देते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम पे आपको आता ही होगा तो समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डिवीजन आपको करना आता है ना? अच्छा चलिए, अभी तो बहुत ज्यादा वीडियो हो जाएगी बड़ी, इतने पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपको एग्जाम्पल सहित वो समझाएंगे भी डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ओके, थैंक यू। वीडियो को अच्छी तरह से देखिए बेटा, कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। अगर आपको ये समझ में आता है कि वीडियो सही है, उसमें सारी बेसिक चीजें बता दी जा रही हैं, ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो उसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को जो है और लोगों को इसको भेजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड से, जिससे हम लोग को भी उत्साहित हो, हम लोग को भी सपोर्ट मिलेगा, तो और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। और इसमें आपके नए पैटर्न के हिसाब से जो है आईसीएससी के लिए स्पेशली हम ये आपका कर रहे हैं। तो आईसीएससी के बच्चे तो वैसे भी मुझे थोड़ा सा स्मार्ट लगते हैं, तो वो हमें लगता है कि अगर ये अच्छा उनको लग रहा होगा तो वो इस चीज को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और इससे हम उनके लिए और अच्छी वीडियो बना पाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, फिर मिलते हैं।